हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू की सीरीज, जो कि बात करेंगे हम। हमारा चैप्टर चल रहा था थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का। इस थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अंदर हमने 3 यूनिट्स को देखा है और इन तीनों यूनिट्स का एक साथ कंपाइल करते हुए हमें एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं अपने मॉड्यूल के अंदर। ठीक है सर। तो इसके अंदर 3 यूनिट था। पहला यूनिट था हमारा डिमांड का, दूसरा यूनिट था आपका कंज्यूमर बिहेवियर का और तीसरा यूनिट था आपका सप्लाई का। तीनों यूनिट्स को हमने तमीज से खत्म कर लिया है। अब बात आती है इसके एमसीक्यूज की। इसके अंदर कुल मिला के आपको 108 बहुत ही शुभ नंबर है और इतने ही आपको एमसीक्यूज आपके मॉड्यूल ने प्रोवाइड किए हैं, जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर सारी वैरायटी है। आपको इजी से इजी एमसीक्यू भी मिल जाएगा, एनालिसिस के भरा हुआ एनालिसिस से परिपूर्ण जो एमसीक्यू है वो भी मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। थोड़े टफ कैटेगरी के भी मिल जाएंगे आपको, केस स्टडी वगैरह के भी मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब सारी वैरायटीज के एमसीक्यू हैं। इन 3 चैप्टर को तमीज से निचोड़ के यहाँ पे दे दिया गया है इन एमसीक्यू के अंदर, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए। लेकिन अगर आपने ये 108 क्वेश्चन समझ के कर लिए, एक तो होता है कि आपने रट लिया, एक होता है कि आपने समझ लिया कि अच्छा क्वेश्चन क्या था और उस अकॉर्डिंग आंसर क्या था, और थोड़ी बहुत अगर मॉडिफिकेशन अगर एग्जाम कर देता है, आपका एग्जामिनर कर देता है, तो आप उसको समझ के अपना आंसर चेंज भी कर सकते हो। इतनी समझदारी के साथ अगर आपने ये 108 क्वेश्चंस को कर लिया, तो इन चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ रह नहीं जाता। आप कहीं के भी सवाल आराम से उठा के कर लोगे। बस इसको शुरू करने से पहले कंडीशन ये है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन तीनों चैप्टर की। आपने एक बार हल्का फुल्का पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। चाहे तो आपने वीडियो देख के कर लिया हो, जो इसके पीछे की हमारी जितनी भी वीडियोस थी, या फिर आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भी आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज है कि अच्छा जी डिमांड के चैप्टर में क्या थ्योरीज हैं, बेसिकली क्या क्या चीजें चल रही हैं, कैसे कैसी इलास्टिसिटी होती है, क्या हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है, किस तरीके से फोरकास्टिंग वगैरह की बातें थी। फिर आपने अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आपका होना चाहिए। सप्लाई की बात करें तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाती है और कितनी वैरायटीज की होती है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि बेसिक अगर आपको इन चैप्टर के बारे में ओवरव्यू है तो ही जाके आप इन सवाल को करोगे तो आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, अदरवाइज तो आपको फिर कहीं ना कहीं रटना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पीछे का कवर नहीं किया हुआ है तो एक बार कर लो, उसके बाद ही इसको शुरू करना, तो आपको स्मूथ लगेगी, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कंपैरेटिवली कि आपको कुछ नहीं पता, आप सीधा चाह रहे हो कि हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लें और बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। इसके अंदर 108 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर 10-10 क्वेश्चन के पार्ट्स बनाएंगे। 10 क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर 10 क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। ऐसे करके हमारे 11 पार्ट्स में जाके कवर हो जाएगा। ऑल दो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 के बाद हम एक पार्ट और इसका अपलोड करेंगे, जिसके अंदर पूरे के पूरे इस 12 पार्ट के अंदर 1 से लेके 11, मतलब 1 से लेके 108 तक जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक साथ इस पार्ट के अंदर हो गए। उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम एक लॉट के अंदर सारे के सारे सवाल एक साथ खत्म करें, तो वो इस वाली वीडियो को देख के अपना काम चला लेंगे। ठीक है, अदरवाइज पार्ट में भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। कंपाइलेशन आपको उसकी मिल जाएगी, आप आराम से जैसे मर्जी कवर कर लेना। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को फटाफट से। सबसे पहला सवाल है, देखो क्या कह रहा है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। ये तो डेफिनेशन पूछ ली। देखो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ है, यहाँ पे कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं, अब देख के उसका आंसर बता दोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि कई बार जब उसके ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको लगता है कैसे कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं, या कई बार इजी क्वेश्चन लगता है लेकिन उसके ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा टेक्निकल लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आप आंसर सोच रहे थे वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको बेस्ट उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब जो है उसमें से बेस्ट कौन सा है। ठीक है ना? तो इसलिए इजी टफ वाली कोई बात नहीं, अपने को सारे खत्म करने हैं और सीक्वेंस में करने हैं। सबसे पहला सवाल आपका, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। डिमांड का मतलब क्या होता है? तो आपको इसके बारे में आप पहले यहां से आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई साहब डिमांड का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है डिमांड का मतलब क्या होता है, जितनी भी क्वांटिटी डिमांड की जाती है, जितनी भी क्वांटिटी की डिमांड की जाती है किसी भी सर्टेन प्राइस के ऊपर और किसी भी सर्टेन टाइम के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिमांड। ये आपकी डेफिनेशन थी सिंपल सी। सप्लाई की डेफिनेशन आपने कवर की, उसमें बस यही चेंज आता है कि कितनी भी क्वांटिटी जो सप्लाई की जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर और किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है ना? तो कुछ ऐसी मारामारी नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा सही बैठता है। पहला कह रहा है, डिजायर बैक बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी। मतलब आपकी चाहत है और आप उसकी पेमेंट भी कर सकते हो, आपको खरीदने का दम रखते हो, तो उसे हम डिमांड कहते हैं। नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। आपकी जरूरत है, आपकी नीड है और आप उसको उसके लिए पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो, आप उसके लिए कैपेबल हो, तो क्या उसको डिमांड कहते हैं। अगला आता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड तो इसने उठा लिया बिल्कुल सही, और कह रहा है सर्टेन प्राइस के ऊपर, ये भी सही उठा लिया। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक और फ्रेम चाहिए, किसका, टाइम का।
नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वांटिटी फॉर द कमोडिटी डिमांडेड, पहला पॉइंट, एट अ सर्टेन प्राइस, दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तीसरा पॉइंट। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तीनों पॉइंट कवर होते हैं, तो आपको जो बेस्ट आंसर निकल के आता है वो आपका डी निकल के यहां पे आता है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है सर, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो किसका रिजल्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए सर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। इस टाइप की आपने डिफरेंशिएशन समझा था, उसके अंदर आपको ये समझ में आया था कि सर जी जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है या फिर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है वो प्रोडक्ट की, कमोडिटी की अपनी प्राइस की वजह से होता है, और बाकी उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं, आपने देखे हैं कि कितने डिटरमिनेंट्स थे, तो जितने भी डिटरमिनेंट्स थे सारे डिटरमिनेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है सर, दो पार्ट में, पहला पार्ट होता है आपका उसी कमोडिटी का खुद का प्राइस और दूसरा पार्ट होता है उसके अलावा बचे हुए सारे के सारे। ठीक है, अब अगर उसी के प्राइस के वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और अगर बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है तो उसको हम इंक्रीज डिक्रीज का नाम देते हैं। ठीक है सर, अब यहां पे कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, उसका मतलब क्या है, इज रिजल्ट ऑफ व्हाट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, या फिर डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेजर। कह रहा है परचेजर की इनकम में फर्क पड़ेगा, ये एक फैक्टर था। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब रिलेटेड गुड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है उसके प्राइस में फर्क पड़ेगा। तीसरा कि उसी गुड्स की प्राइस में फर्क पड़ेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी कंसर्न है हमारा, उसकी प्राइस के अंदर चेंज आएगा। और चौथा आता है आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ये अदर फैक्टर है, रिलेटेड गुड्स ये अदर फैक्टर है, और परचेजर ये भी आपका अदर फैक्टर, मतलब इनकम जो है वो भी आपका अदर फैक्टर है। ये तीनों अदर फैक्टर्स हैं। अब इसका अपना फैक्टर क्या है, प्राइस। आपको पता है कि भाई साहब अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को आप बढ़ा देते हो तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है। तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया, एक्सपेंशन नहीं पूछा गया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि डिमांड आपका कब कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कब कम होगा, जब उस गुड्स की जो प्राइस होगी उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका कम हो जाएगा। बाकी फैक्टर से भी क्वांटिटी डिमांड कम होता है, लेकिन उसको हम इंक्रीज डिक्रीज का नाम देते हैं, मतलब वो डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ये फर्क आपको पता है, हमने जब इसकी थ्योरी बेसिक कवर की थी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा बी, जो बी है वो इसका सही और सटीक आंसर है। अगला सवाल आता है, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम्ड टू remain the same while drawing an individual's demand curve for the commodity, which one is it। कह रहा है क्या कि all सारे के सारे, लेकिन इनमें से कोई एक, one of the following are assumed to remain same, हम assume करके चलते हैं कि वो सेम रहेगा, कब, while drawing the individual's demand curve, जब हम ड्रॉ करते हैं किसका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसी भी कमोडिटी का। तो ऐसा कौन सा है, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल की अगर हम डिमांड कर्व निकाल रहे हैं तो हम किसको मान के चल रहे हैं कि भाई साहब ये जो है ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखो एक चीज देखो कि अगेन वही चीज है, जितने भी डिटरमिनेंट्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिससे कि किसी भी डिमांड को या सप्लाई को फर्क पड़ता है। एक होता है उसी कमोडिटी का खुद का प्राइस और उसके अलावा बाकी बचे हुए सारे फैक्टर्स। ठीक है ना, अब हम कह रहे हैं कि हम जब प्राइस की बात करते हैं, जब हम निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम बात करते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि भैया प्राइस के अलावा जितने भी और फैक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। इनकम में कोई चेंज नहीं आया, प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आया, उनकी रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मतलब अदर किसी भी फैक्टर में कुछ नहीं आया। सिर्फ प्राइस अगर हम घटा दें तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर हम प्राइस बढ़ा दें तो डिमांड घट जाएगी। इस तरीके से हम इसकी रीजनिंग समझते हैं। वही जब हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहां पर भी हम कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन सेम। तो अदर थिंग रिमेन सेम हम किसकी बात कर रहे होते हैं सर, हम बात कर रहे होते हैं प्राइस की, कि भाई साहब प्राइस अगर चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि अगर इनकम बढ़ जाएगा तो जनरली क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है, ऑल्दो हमेशा नहीं होता है ऐसा। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका उस प्रोडक्ट के प्रति ज्यादा है जिस प्रोडक्ट को हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा तो उस केस में भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। अगर रिलेटेड प्राइस में हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट का अगर प्राइस घटेगा, सब्स्टिट्यूट के अगर प्राइस घट जाएगा तो आपका डिमांड भी क्या हो जाता है, घट जाता है, और सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आपका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम अदर फैक्टर्स को देखते हैं। लेकिन जब हम अदर फैक्टर्स को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई साहब सब्स्टिट्यूट का रिजल्ट जो होगा ना वो तब एप्लीकेबल हो पाएगा जब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व ड्रॉ किया जाएगा तो हम कह रहे हैं कि ऑल्दो सारे के सारे हैं जिनको कांस्टेंट रहने की बात होती है, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा है जिसको मान के चलते हैं कांस्टेंट रहेगा। कब, जब हम ड्रॉ करते हैं इंडिविजुअल का डिमांड कर्व। तो ऑब्वियसली बात है जब हम इंडिविजुअल का डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, प्रेफरेंस की बात नहीं करेंगे। ये इंडिविजुअल से अफेक्टेड नहीं है, ये तो सभी डिमांड कर्व को इफेक्ट करेगा, ये सभी डिमांड कर्व को इफेक्ट करेगा। जो इनकम होती है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस सभी डिमांड कर्व को इफेक्ट करेगा, लेकिन उसी कमोडिटी की जो खुद की प्राइस होगी उसकी हम बात करेंगे कि भाई साहब ये कांस्टेंट रहेगा ना, तो हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम ड्रॉ कर पाएंगे।
ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, उसी कमोडिटी की प्राइस अगर आपकी कांस्टेंट रहेगी तो ही आपका ये ड्रॉ हो पाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट। बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा है जो कि सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल होता है। तो टी शुगर क्या सब्स्टिट्यूट है? नहीं जी, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पेन इंक ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। शर्ट्स और ट्राउजर ये मेरे ख्याल से ना कॉम्प्लीमेंट्री में आएगा ना सब्स्टिट्यूट में आएगा। टी एंड कॉफी ऑब्वियसली बात है, हम पढ़ते हुए हैं, देखते हुए हैं और बार बार इसी एग्जांपल को देखते हुए हैं कि जो टी होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है कॉफी का, या जो कॉफी होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है टी का। तो बेस्ट एग्जांपल इसका कौन सा है? आपका बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, in the case of the straight line demand curve meeting two axes, the price elasticity of demand at midpoint of the line would be। बहुत ही सिंपल सवाल फिर से कह रहा है स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, मीट कर रहा है दोनों एक्सेस को, जो भी आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं दोनों को मीट कर रहा है। आपसे पूछ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी। तो आपको पता है कि भाई साहब इस तरीके से आपका डिमांड कर्व बनता था और इसमें कहते थे कि भाई साहब मिड पॉइंट की अगर बात करें तो इस मिड पॉइंट में आपका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा। तो आपको पता है कि ये 1 हुआ करता था। अगर आपको नहीं पता, जब आपने पॉइंट इलास्टिसिटी देखी थी तो आपने इसके सारे फेजेस को देखा था कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। इन पांचों फेज के अंदर सबसे आसान जो था वो आपका मिड पॉइंट ही होता था, जिसमें हम कहते थे कि अगर मिड पॉइंट पे होगा तो उस सिनेरियो में आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 1। ठीक है सर, ये चीज भी हमें याद आ गई, ऐसा भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन। बताओ लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किस रिलेशनशिप की बात करता है। तो यहां पे कुछ नहीं, अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड की सिंपल डेफिनेशन पता है तो आप उससे आंसर अपना निकाल लोगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसके रिलेशनशिप की बात करता है। सर वो बात करता है कि जिस भी कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करता है वो करता है आपका लॉ ऑफ डिमांड की। प्राइस ऐसा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसा होगा, प्राइस ऐसा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसा होगा। तो इन्हीं ऐसा कैसे वाली बात होती है, इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप ढूंढा जाता है किसके अंदर, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड, मतलब इनकम और क्वांटिटी के बीच में क्या हम देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ऑब्वियस सी बात है, जो गुड्स की प्राइस हो गई और क्वांटिटी डिमांडेड, हम इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, जो इसके बीच में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, मतलब हमारे गुड्स का प्राइस और सब्स्टिट्यूट का डिमांड, कतई नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स एंड रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी नहीं है। तो आपका सिंपल आंसर है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो सिंपली आप आंसर उठा सकते हो कि गुड्स की जो खुद की प्राइस होती है और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होता है, इसके बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है आपका कौन, लॉ ऑफ डिमांड। ऑब्वियस बात है, एज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। आपको वो फैक्टर बताना है जिसके वजह से जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है किसी भी गुड्स की वो लो होती है। लो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो इन इलास्टिक टाइप का होता है, उसमें कि प्राइस इलास्टिसिटी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा है ना कि प्राइस इलास्टिसिटी कम भी होता है, जीरो भी होता है। अब यहाँ पे जीरो नहीं कह रहा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जीरो नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक तो हो गया जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी होगी ही नहीं, एक होगा जिसमें कि लेस देन 1 होगी, जिसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कैटेगरी का है। ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक कैटेगरी का है। तो उसी की बात कर रहा है कि भाई साहब बताओ इनमें से ऐसा जनरली कौन सा फैक्टर है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर रखता है, लो रखता है। क्या है सर, वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ फॉर दैट गुड्स, मतलब जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं उसकी यूजेस बहुत सारी है, इससे प्राइस इलास्टिसिटी आपकी लो रहती है। वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दैट गुड्स, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो उससे आपकी प्राइस इलास्टिसिटी लो रहती है। ये तो देखो कतई नहीं है, आपको ध्यान रखना है वाली चीज की भाई साहब जिसके भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी प्राइस इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, आपके पास ए भी है और ए नहीं मिला तो बी से काम चल जाएगा, बी नहीं मिला सी से चल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ए के प्राइस में चेंज आएगा तो तुरंत इसके लोग भाग के इसके बाद चले जाएंगे, इसमें चेंज आएगा तो भाग के इसके बाद चले जाएंगे। मतलब इस सिनेरियो में प्राइस इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा रहती है। प्राइस इलास्टिसिटी को आपको सिंपली समझना है कि भाई साहब प्राइस से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा तो ज्यादा इलास्टिक है, कम पड़ेगा तो कम इलास्टिक है, मतलब ज्यादा वाले को हम परफेक्टली इलास्टिक कह देते हैं। उसके बाद आपका मोर देन 1 को हम इलास्टिक कह देते हैं। लेस देन 1 होता है मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो उसको हम इन इलास्टिक कह देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइस से क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क पड़ता है उसकी ही डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की बात करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है सर, नेक्स्ट आया हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम स्पेंड ऑन इट, मतलब कि कंज्यूमर अगर अपनी इनकम का ज्यादा पैसे खर्च करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी आपकी लो रहती है। ये भी गलत है, इसका आंसर भी जस्ट अपोजिट होता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन खर्च करता है तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी आपकी ज्यादा होगी, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी उस केस में हाई होती है। तो ये दो तो कतई नकारात्मक हो गए।
दोबारा से इसको देखते हैं, वैरायटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड्स। अगर किसी गुड्स की आप बहुत सारी यूजेस कर सकते हो, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था, अगर आपको पीछे का पढ़ा हुआ याद आ रहा हो तो आपने एग्जांपल देखा था मिल्क, कि भाई साहब मिल्क है, अगर मिल्क सस्ता मिलता है तो हम कहते हैं इसकी बहुत सारी यूजेस कर लेंगे, हम ये भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, इससे दही बना लेंगे, घी भी बना लेंगे, बहुत सारी चीजें बना लेंगे। वही अगर मिल्क आपका महंगा हो जाएगा तो हम कहते हैं कि भाई साहब इस केस में हम सिर्फ बीमार लोगों को या बूढ़े लोगों को या फिर बच्चे लोगों को ही फीड करने के यूज में लेके आएंगे मिल्क को, बाकी चीजें इसका मल्टीपल यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में इससे ये पता लगता है कि इसकी इलास्टिसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो किससे इलास्टिसिटी कम रहती है? लास्ट पॉइंट आता है वेरी लो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, मतलब कि कोई कॉमोडिटी ऐसा है जो कि बहुत सस्ता है। सुई है, एक मान लो सुई है, आप सपोज करो लाख रुपए कमाते हो, सुई आपका 1 रुपए का, 1 रुपए से 1.5 रुपए का हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्राइस इलास्टिसिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर पड़ेगा भी तो बिल्कुल ना के समान पड़ेगा, बिल्कुल ना के समान पड़ेगा। तो जो बिल्कुल सस्ती चीजें होती हैं, बिल्कुल सस्ती चीजें होती हैं जो कि आपके इनकम का कुछ बहुत ही लेस परसेंटेज होता है, कि जैसे कि मैं कह रहा हूं अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो और आपके लिए कोई 10 रुपए का आइटम है, तो 10 रुपए का आइटम क्या है? बहुत सस्ता आइटम है। इसकी अगर 10 की चीजें 11 रुपए की हो जाएगी तो आपको कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ना के समान। ये 10 वाली 15 की हो जाएगी तो कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ना के समान। तो ऐसी जो बिल्कुल सस्ती चीजें होती है जिसकी प्राइस बहुत ही कम होती है, उसको कहा जाता है कि भाई साहब ये इस प्रोडक्ट की, इस कमोडिटी की जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी? जनरली बिल्कुल लो होगी, इसमें बहुत ही ना के समान फर्क पड़ेगा। चलिए सर, ये सवाल भी समझ में आया, इसमें हमने और फैक्टर्स को भी अच्छे से देख लिया। अगला आता है आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन प्राइस। ध्यान दो, जो आपको कह रहा है कि कोएफिशिएंट बताना है आपको किसका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। कब? जब परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है, मतलब जितना भी क्वांटिटी के अंदर आपका परसेंटेज बढ़ा है वो कम है जितना प्राइस घटा है। मतलब प्राइस घटा, लेट्स से प्राइस घटा 10% प्राइस घटा, तो उससे जो इंक्रीमेंट आया है वो इंक्रीमेंट कम आया है, मतलब कि मान लो 5% आया है, 6% आया है, 9% आया है, 10 से कम आया है, ठीक है ना? इंक्रीमेंट हुआ क्वांटिटी डिमांड में, लेकिन वो इससे कम हुआ। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या बोलते थे कि भाई साहब ये इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 कब होता है? याद करो, जब 10% ये घटता और 10% ये बढ़ता। ग्रेटर देन 1 कब होता? जब ये 10% घटता और ये 10% से ज्यादा बढ़ता, मतलब कि 11, 12, 20, 50% फर्क पड़ता, तो हम कहते हैं ग्रेटर देन 1 है। 0 कब होता? जब ये घटता लेकिन इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और लेस, स्मॉलर देन कब होता है? जब ये घटा और उससे कम फर्क पड़ा है इसकी इंक्रीमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉलर देन 1, जो हमारे इनइलास्टिक का कैटेगरी होता है, उसको हम इनइलास्टिक भी कहते हैं। ठीक है सर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्मॉलर देन 1, सी। नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है। तो आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए मेरे ख्याल से कि एक इंफीरियर गुड्स ऐसा होता है कि लोगों की अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ा देते। एक जनरल तो हम कहते हैं कि भाई साहब इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है, ये रूल एप्लीकेबल होता है लग्जरी गुड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन इंफीरियर गुड्स ऐसा होता है कि जो इस इंसान काम चला रहा होता है, मतलब क्या हुआ कि कोई अगर ऐसा ब्रांड या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक इंसान यूज कर रहा है जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है, अगर उसकी सैलरी बढ़ के 50,000 हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोडक्ट को वो ज्यादा यूज नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा और किसी अच्छे सब्स्टिट्यूट के पास चला जाएगा, अच्छे ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट के पास चला जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं हम इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर इंफीरियर गुड्स होगा तो उसमें इनकम इलास्टिसिटी कैसे होती है, तो पॉजिटिव या इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ने से वो खूब बढ़ेगा, कतई नहीं। इनकम बढ़ने से वो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं। पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं। ये तो ऐसा है कि भाई साहब अगर इनकम बढ़ गई तो वो छोड़ के चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इस सिनेरियो में आपका जो इनकम इलास्टिसिटी निकल के आएगा वो निकल के आएगा नेगेटिव, मतलब कि उसकी डिमांड नेगेटिव हो रही है। लोग अगर पहले 100 किलो खरीदते थे तो अब उसकी अगर ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ गई है तो उसकी जो डिमांड होगी वो 10 किलो पे आ गई है, 5 किलो पे आ गई है, इस टाइप से। तो ये एक जनरल रूल है, आपको याद होना चाहिए कि इनकम इलास्टिसिटी जो होता है वो इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिजल्ट देता है आपका, ठीक है सर। चलिए हम याद रखेंगे और एक अगला सवाल और करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कह रहा है इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक, अगर डिमांड जो है गुड का वो इनइलास्टिक है, एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स टू। मतलब इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि लेट से 10 केजी कोई कंज्यूम करता है किसी भी प्रोडक्ट को, लेट से व्हीट को मैं कह देता हूं कि अगर 10 केजी किसी की कंजम्पशन है और वो उसको मिलता है मान लेते हैं 12 रुपए का, तो कुल मिला के वो 120 रुपए खर्च करता है, ठीक है ना। अब ये अगर 12 रुपए का आइटम है, ये मैं कहता हूं कि अगर 15 रुपए का भी हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को बोलेंगे हम इनइलास्टिक। बिल्कुल सर, इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ गई लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आपका घटेगा नहीं, ये 10 किलो का 10 किलो ही रहेगा, या 10 से 9.5 किलो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल माइनर फर्क पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं क्या,
इन इलास्टिक की सिनेरियो। अब आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे सिनेरियो में टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, बताओ टोटल एक्सपेंडिचर आप क्या बोलोगे कि भाई साहब अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, रिमेन द सेम, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। अगर आप चीज को महंगा कर दोगे और क्वांटिटी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा तो कुल जो इसकी एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ गई ना, क्योंकि सामान महंगा हुआ तो एक्सपेंडिचर जो 120 रुपए में काम चलता था वो 150 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं ये 9 किलो खरीदता है, मैं कहता हूं चलो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब बिल्कुल जीरो नहीं होगा, 10 का 10 नहीं करेगा, वो 9 केजी खरीदेगा, तो 9 केजी भी अगर वो खरीदेगा तो 15 इंटू 9 कितना होगा, 135। तो इस केस में भी उसके जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम रह रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। जैसे ही आप प्राइस इंक्रीज करोगे, अगर इन इलास्टिक भी है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस सिनेरियो में ऑब्वियसली बात है आपने प्राइस बढ़ा दिया तो जो आपका टोटल खर्चा होगा इंसान का, कंज्यूमर का, वो बढ़ जाएगा। तो रिमेन द सेम, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज भी नहीं होगा, एनी का तो सवाल ही नहीं है, आंसर होगा आपका इंक्रीज। बहुत सिंपल था, आराम से आपको 10 के 10 सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे के नेक्स्ट और 10 क्वेश्चंस। टिल देन पढ़ते रहो, रिवाइज कर लो, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट पार्ट में।